तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर तो आज ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस हम देते रहें और आपको बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ते रहें। आज मैंने लिखा है यूपी टेट PYQs। यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो यूपी टेट में आ चुके हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। 2018-19 का पेपर मैं ले रहा हूँ और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो ये है आपके स्क्रीन पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यूपी टेट में सबसे पहला सवाल यही आया था और आप कहते प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ते हैं, आप कहते सर प्रॉफिट एंड लॉस का फायदा क्या है, क्यों पढ़ते हम परसेंटेज, ये सब यहां पर आया हुआ है। तो यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। ओके, 33%, 115%, 13% या 25%। ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जल्दी से उसको लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं, जिससे कि आपको एक एक चीज मिलती रहे हमारे साथ जुड़कर। ओके, सवाल है 8 पेन का क्रय मूल्य। अब देखो, ऐसे सवालों में हम कई तरह के दिमाग लगाते हैं और 8 पेन का क्रय मूल्य कैसे करें। ओके, एक काम करते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं कि 8 पेन का क्रय मूल्य क्या है, 6 पेन का विक्रय मूल्य क्या, ऐसे करके तो ये इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कैसे करोगे। उसने बोला 8 पेन का कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन के बराबर। समझ में आ रही बात। बस 8 पेन का कॉस्ट प्राइस 6 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, कुछ नहीं करना। अब इस सेलिंग प्राइस को आप इधर ले आओ, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ 6/8। अब सवाल से क्या समझते हो आप, अब इसको डिवाइड कर सकते हो, यहीं से सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ओके, क्या हो गया, ओके तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ, चेक करते हैं। ओके, देखते हैं। तो क्या किया मैंने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो क्या कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट 6/8। मैं SP को उधर ले आया, 8 को उधर भेज दिया। अब इसको चाहो तो काट भी सकते हैं, दैट इज 3/4। तो यानी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस किस रेशो में है, 3/4। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल उसका सेलिंग प्राइस 4 रुपए है। मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज 3 रुपए में खरीदी और वही चीज आपने 4 रुपए में बेच दी, तो फायदा हुआ कि नुकसान, आप कहेंगे सर प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 3 सेलिंग प्राइस 4, फायदा कितना, आपने कहा 1 रुपए का, 1 अनुपात का। और जब 1 अनुपात का प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो कितने पर है, कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने कहा ओहो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना 3 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस था आपका 3 रुपए, मल्टीप्लाई बाई क्या करें 100, तो क्या हुआ, दैट इज 33 सही 1/3%। तो ये 1/3 यहां छूट गया है। इज इट क्लियर, 33 सही 1/3% इसका आंसर आपने एक बार में निकाल दिया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को करने का कुछ मत निकालना कि माना 1 पेन का क्रय मूल्य बराबर 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, माना 1 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर, नो, नथिंग टू डू। क्या करना है, सिर्फ आपको जैसे मैंने कहा ना, 8 का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर, आपका आंसर एकदम सटीक आएगा, दैट इज 33 सही 1/3%। क्लियर है। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। इनमें से कौन सी भिन्न है जो इन दोनों परिमेय संख्याओं के मिड में नहीं आती है। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। 25%। आकांक्षा 25% क्यों भाई, 3 रुपए का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए का, सेलिंग प्राइस 1 रुपए का, प्रॉफिट 3 रुपए पर। डी, पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रही है आकांक्षा।
जल्दी से दीजिएगा इसका जवाब। शायद इसको बोल रही हैं। ये एकदम सही आकांक्षा 25% किस हिसाब से बता रहे हैं आप देखो, 8 पेन का 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस 6/8, 2 से काटा 2 3 6 2 चौका 8, तो कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4, 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर। आप एसपी पे क्यों निकाल रही हैं, आप एसपी पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। आपको जब भी निकालना पड़ता है प्रॉफिट परसेंटेज वो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। आकांक्षा प्लीज चेक इट अगेन। देखते हैं सवाल। अब इन सवालों को कैसे किया जाए, इन सवालों को कैसे समझा जाए। देखो, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के बीच में नहीं आती है, तो ऐसे सवाल को कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल है अगर आप नंबर लाइन से करेंगे। तो मैंने देखा 3/5 और 4/5, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, देखो 5 अंक 30 0.6 और 5 अट्ठे 40 0.8, यानी वो संख्या 0.6 और 0.8 के बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब यही तो हुआ। गुड इवनिंग कोमल जी, कहने का मतलब ये मीनिंग यही तो हुआ। ओके, देख लेते हैं क्या हुआ। पहली संख्या थी 7/10, तो मैं इसको लिखता हूं 7/10, इसको डिवाइड किया तो 0.7। क्या 0.7 0.6 0.8 के बीच में आता है, आपने कहा यस आता है, तो ये तो आएगा, सही है। दूसरा था 19/30, इसको क्या कर सकते हैं, मैंने कहा 1.9/3, तो 3 छंग 18 0.6 और 3 एकम 3, 3 3 9 63, ये भी 0.6 और 0.8 के बीच में आता है 0.63, बिल्कुल सही है, आपने इसको भी ओके कर दिया। नेक्स्ट था 2/3, जब अगर मैं 2/3 करता हूँ व्हाट इज इट, आपने कहा 3 छंग 18 3 छंग 18, ये भी 0.6 0.8 के बीच में आता है, ओके। अब लास्ट वाला बचता है दैट इज 16/30, अगर मैं इसको हटाऊं दशमलव लगाऊं तो 1.6/3 और 3 15 होता है 0.5 1 3 3 9, 0.53 इससे छोटा है, वो इधर आएगा, तो इसके बीच में नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, दैट इज, गुड इवनिंग प्रियंका, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। आप लोगों के आंसर्स मुझे नहीं मिल रही है, बड़ा विलंब है, बड़ा विडंबना है कि आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। योर आंसर मस्ट बी देयर, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, चलिए जल्दी से बताइएगा। और कल है 17 तारीख, कल मेरी क्लास 1 बजे होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, और ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया कोमल जी। यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है, तो तथा 8 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 68 रुपीज है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। यस सर, डी। ओके ग्रेट। तो यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए है, तो 26 पेन का मूल्य क्या होगा। 24 पेन का मूल्य बताइए क्या होगा। जवाब आपके सामने है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले, तेजी के साथ दीजिएगा आंसर, और यहां पर आंसर मिलने लगा है, बहुत बढ़िया। यस, व्हाट इज योर आंसर्स। सर नहीं आती है, कैसी क्विज में भी नहीं हो, अभी बताते हैं, अभी आएगा, देखो कितना आसान है, अभी समझाते हैं कोमल, समझो। देखो मैंने माना 3 पेन, तो मैंने लिखा 3 पेन 3 पेन प्लस 2 पेंसिल 2 पेंसिल, चलो मैं इसको PL लिख दिया है मैंने, और 4 रबड़ 4 इरेजर। ये 3 पेन 2 पेंसिल 4 इरेजर का वैल्यू 92 रुपीज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, वेरी गुड। उसने कहा आगे 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ इरेजर, उनका वैल्यू कितना 68 रुपीज है। तो मैंने क्या काम किया, मैं किसी एक का अगर प्राइस निकालूंगा तो मुझे इक्वेशन में कुछ एलिमिनेट करना होगा, तो मैं एलिमिनेट करूं, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ 8 पेंसिल है ना, यहाँ पर भी 2 पेंसिल है, तो ऊपर वाली में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो सबकी में होगी ना, तो 4 थी 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 4 चौक 16 इरेजर इज इक्वल टू व्हाट 92।
2 में 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368। क्लियर है भाई? ओके। नीचे वाली इक्वेशन क्या थी? 8 पेंसिल प्लस 16 इरेजर इज इक्वल टू 68। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस माइनस माइनस। देखो 8 पेंसिल से 8 पेंसिल कट गई, 16 इरेजर से 16 इरेजर कट गए, तो क्या बचा? 12 पेन इज इक्वल टू व्हाट? 368 माइनस 68, 300। समझ में आ रहा है? आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। तो एक पेंसिल का वैल्यू, पेन का वैल्यू कितना होगा? 300/12। वो आपसे बोल रहा था 24 पेन का, तो 24 का कितना हो जाएगा? आपने कहा 300/12 मल्टीप्लाई बाय 24, 12 दूनी 24, 600 रुपए। क्लियर है? या आप यहां भी कर सकते थे, जब 12 पेन 300 के तो 24 पेन कितने हो गए? डबल के हो गए, 600 रुपए। आप यहां भी निकाल सकते थे 600 रुपए। ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या मुश्किल आई? किसी को भी मुश्किल आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? मुझे तो लगता नहीं कोई भी मुश्किल आई होगी। दैट्स इजी आंसर, यू कैन इजीली मैनेज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली मैनेज दिस आंसर, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। मैं अलग हो जाता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखता हूं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। देखिए 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं x + 2y = 6 और 3x - y = 5, तो आप कैसे करते थे सॉल्व? आपको दो वैल्यू बराबर करनी होती थी ना, तो इसमें बराबर करने के लिए 2y तो 2 की गुणा करते थे ना। ऐसे यहां पर है, मैंने इसको देखा, यहां पर मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूं। मैंने इसको देखा, यहाँ 2 पेंसिल हैं और यहाँ 8 पेंसिल हैं, तो मैं इन 2 को 8 बना लूँ ना, तो 4 की गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, इसलिए मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया। अभी क्लियर है? ओके, सो इजी मेथड। वन मोर क्वेश्चन, चलो ये रहा। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी ट्राइंगल। यदि हमें दिया गया है ए, केवल 3 कोण दिए गए हैं, 2 कोण और 1 भुजा दी गई है, केवल 3 भुजाएं दी गई हैं, या फिर 2 भुजाएं और उनके मध्य कोण दिया गया है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद, अगर हमें इनमें से कौन सी चीज दी गई हो, तो ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर 1, यहां पर देने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 1 केवल 3 कोण, 3 एंगल्स ओनली, 2 एंगल्स 1 एज, 3 एजेस, 2 एजेस एंड 1 एंगल। और यहां पर सब लोग अपने आंसर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं, तो राइट ऑप्शन आपने एकदम सही समझा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाई? ए इज द राइट आंसर। वाई? क्योंकि आपको 2 कोण दिए, 1 भुजा दे दी गई, तो आप आसानी से कोण को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 3 भुजाएं दी, तीनों में आपकी भुजाओं से आप बना सकते हैं, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण तब भी, लेकिन आपको केवल 3 कोण दिए कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो आप यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द एंगल, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। आप ट्राइंगल को नहीं बना सकते अगर आपके पास सिर्फ एक भी भुजा नहीं दी है। ट्राइंगल को बनाने के लिए भुजा का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलिए देखते हैं, ये रहा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ जाएगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं, 4/5 गुना, 4 सही 1/5, ये ऐसे लिखा 1 सही 4/5, 1 सही 1/5 या फिर 1/5, ये ऐसे लिखे, इनको समझ लीजिएगा, ये चेंज हो गए हैं पीपीटी में। तो अगर एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 50 और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको बेसिक तरीके भी पता होंगे और जिनको आप हमेशा करते भी हैं और आप अपनाते भी हैं, कि आपने एक आयत बनाया, इसकी लंबाई सपोज L है, इसकी चौड़ाई B है। अब नेक्स्ट वाले आयत में ये बदल गया क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50 बढ़ गई। लंबाई कितनी होगी? L + L का 50%, चौड़ाई कितनी होगी? B + का B का 20%। तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, और ये आपको बहुत परेशानी करेगा और आपको सवाल सही भी नहीं होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा।
हमने क्या काम किया, हम एक काम छोटा सा करते हैं, क्या हम इसको यूज करते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। ऐसे सवालों को यूज करते हैं इफेक्टिव परसेंटेज से, वो आपको बहुत आसानी से सवाल का जवाब देगा। कैसे, हम जानते हैं सभी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इफेक्टिव परसेंटेज को डिनोट करता है। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 डिनोट करता है इफेक्टिव परसेंटेज को। क्लियर। तो हमने क्या देखा, a मीन्स क्या है, पहली वृद्धि, और अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, तो प्लस कर दें तो a कितना था 50% प्लस b कितना है 20% प्लस a कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 20 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 50 अभी 70 प्लस 10 तो 80% और इंक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ, 100% पहले था, 80% और हो गया, तो कितने गुना हो गया अब ये 180% हो गया। क्लियर। अब ये तो परसेंटेज दिया है, आपसे पूछा था भिन्न में, तो 180% को भिन्न में कैसे बदलोगे। जब भी इसका मतलब क्या होता है, जब भी इसको हटाना है तो क्या लगाना है, बिल्कुल सही समझे, गुणा 1/100, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 0 से 0 कट गया, 18/10, 2 नाम 18 2 पंजे 10, तो 9 में 5 का डिवाइड, तो कितना होगा 5 एकम 5, 1 सही 4/5 गुना। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी नहीं होगा, इट्स बी नॉट डी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। क्लियर है, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, तैयार हो जाओ बताने के लिए। ओके, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है, पैमाने में यह ताप क्या होगा। अगर हम बात करते हैं, एक हमारी जो बॉडी है, ये ईवीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का डिग्री में टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री, तो यह जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। यानी आपको बताना फ़ारेनहाइट यानी जिसमें हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है, इनमें से किसका वो तापमान होगा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। यस, शायद आपको पता होगा, जल्दी से तेजी से आंसर बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तेजी से आप लोगों के मैं आंसर चाह रहा हूं, पानी पी रहा हूं, तब तक पानी पी के फिर मैं आता हूं आपके सामने। जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर है। हाँ जी, बी ऑप्शन दिया है। वैसे सबको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में, फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, शायद आप सबको पता होगा क्या होता है इसका आंसर। ओके, सी, सबने कहा है सी, मैं इधर तो हो जाऊं, सबने कहा है सी, पानी पी चुका हूं। ओके, अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं दोस्तों, किस किस को इसके फॉर्मूले के बारे में पता है, किसी को भी पता हो तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं उसका मेथड, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जब भी होता है हमारा, हम फॉर्मूले को बात करते हैं, फ़ारेनहाइट ये डिग्री होता है और ये फ़ारेनहाइट होता है ना, ये डिग्री होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री में कितना अंतर है, सी ऑप्शन सब बता रहे हैं। ओके, वेल डन, ये आपको सवाल मिला हुआ होगा एग्जाम में, आपको आंसर देना जल्दी से, और मैं जान रहा हूं कोई मुझे बोलने को तैयार नहीं है। चलो, इस फॉर्मूले को कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर मैं सेंटीग्रेड में इसको बदलने की बात करता हूं तो इट विल बी F-32, फिक्स है ये। इसको मैं कई तरह से बदल के दिखाऊंगा। सी ऑप्शन लक्ष्मी के कामना, बाकी सब तो दे रहे, लेकिन बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, क्यों भाई, क्यों नहीं बता पा रहे हैं। ओके, 5/9 ये इसका वैसे बेसिक फार्मूला है, कभी आपका पूछने लग जाए। आप इसको कई तरह से लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 9C = 5 × F-32। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि C × 9/5 बराबर क्या होता है F-32। आप F को भी निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज के, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, आपने कहा 9C/5 - 32। तो दिस इज योर मेथड इन विच यू आर फाइंडिंग आउट।
ओके लेकिन आपको बता दें एज पर दी एनसीईआरटी आपका जवाब होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको कन्वर्ट मैंने कैसे किया, देखो यहां पर था ना, मैं सेंटीग्रेड निकालता हूं। C इज इक्वल टू वॉट, 5/9 मल्टीप्लाई बाई F कितना है पता नहीं, 32 पता है। ओके इसको इधर भेज दे, क्या हुआ, ये था 9/5 मल्टीप्लाई बाई C 37 दिया था ना पर, इज इक्वल टू F माइनस 32। तो मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो कितना होगा, आपने कहा सर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखते हैं मल्टीप्लाई कितनी से डिवाइड करें। 5 सत्ते 35, 2 बच गए, 37, 5 सत्ते 35, 2 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63 और 6 69, इतने होगा ना। 32 को इधर भेज दिया, जो ये 32 था इसको इधर भेज दूं तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को हो तो मुझे बता दो, उसको प्लस करना भाई। तो 32 दैट इज द डिफरेंस। हाँ C माइनस F on 32 भी कर सकते, देयर लॉट्स ऑफ फार्मूलाज, देयर लॉट्स ऑफ फार्मूला, यू कैन फाइंड आउट एनी फार्मूला एज पर योर चॉइस, नो इशू। ओके तो इस डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू निकालने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या मिला आपको, दैट इज 98.6 डिग्री। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पेपर में, बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है और आपने बहुत बच्चों ने इसको गलत भी किया था। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर बराबर 285, तो आपको बताना है 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर प्लस अप टू 0.99 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इनमें से कौन सा वैल्यू आएगा। तो जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या देना चाहेंगे आप। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखो सवाल आपके सामने लिखा, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी करो। देखो यहां पर आपको एक इक्वेशन दी है ये वाली, इसका मीनिंग ये है और आपको वैल्यू इसका निकालना है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, देखो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस अप टू 0.99 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया, मैंने छोटा सा एक काम किया, 0.11 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है तो मैंने 11 इसमें से पूरी संख्या में से बाहर निकाला। जब मैंने इसमें से 11 बाहर निकाला तो क्या 11 का मतलब 0.11, तो मैंने 0.11 इसमें से बाहर निकाला तो स्क्वायर तो बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, जब 11 का डिवाइड किया तो 1 स्क्वायर, इसमें डिवाइड किया तो 2 स्क्वायर, आगे डिवाइड किया तो 9 स्क्वायर। अब क्या करें, इसका मीनिंग कितना होता है 121, तो 0.121 यही तो होगा इनटू, अब इसका वैल्यू आपको शायद पता नहीं, ये रखा यहां पर 285, बस हो गया सवाल, बहुत बढ़िया। और दोनों की गुणा कर दें तो यू विल गेट 3.4485, जैसा कि मुझे आंसर दिया है किसने, कामना ने। इज इट क्लियर। तो बहुत इजी वे में आप इस सवाल को कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी के साथ, हो तो मुझे बता दे भाई साहब, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल था, आपने इजीली इसको मैनेज कर लिया, इजीली हैंडल हो गया है और आसानी से आपने समझ भी लिया है। तो एक और सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ये रहा, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 15 वर्ष। एक साधारण ब्याज पर राशि दी गई है, 10 वर्ष में वो 2 गुनी हो जाती है, तो उसी राशि को मैं 3 गुना करना है, तो बताओ कितना समय लगेगा। सिंपल थिंकिंग, सिंपल सिटी में आपको आंसर देना है, सिंपलिसिटी आपके समक्ष की भी जानना चाहूंगा, जवाब मिले तेजी के साथ। तो क्या मिलेगा, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना चाहिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दी गई है, हालांकि यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो, बट हम फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, हम सिंपली डायरेक्टली सीधा काम आपके सामने करेंगे। ओके, तो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, देखते हैं। तो मैंने माना वो राशि 100% है, समझते रहना, ऐसे करेंगे हम, बिना फॉर्मूले के आपको समझाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाना है। 100% राशि है, वो 200%, 2 गुना मतलब 200% हो गई ना, कितने वर्षों में, 10 साल में। तो ब्याज कितना मिला, आपने कहा 100%,
बात समझ रहे हो क्या लिखा मैंने भाई? 100% की राशि 200% हो गई 10 सालों में, तो ब्याज कितना मिला? 100% मिला ना ब्याज। नहीं, 10 सालों में 100% ब्याज मिलता है, समझ रहे हो? 10 वर्ष में 100% ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर भी होता है। तो अगले 10 सालों में फिर 100% ब्याज मिलेगा ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 300%। और वो क्या कह रहा था? 100% को 300% बनाने में कितना समय लगा? 10 + 10 20 वर्ष। कोई प्रॉब्लम? विदाउट एनी हेजिटेशन। आकांक्षा आज आपको क्या हुआ है? आकांक्षा आज आपको क्या हो गया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इस तरह के तो आंसर नहीं आते आपके। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। समझ में आ गया भाई सबको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ जाऊं? ओके, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कौन करेगा, वीडियो को लाइक कौन करेगा, और टेलीग्राम से कौन जुड़ेगा? बोलो हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे। जल्दी से जुड़ो और आगे बढ़ो। एक और सवाल की बात करते हैं। ओके टोली, एक और सवाल आपके सामने ये रहा। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है 3200 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर या 12800 मीटर स्क्वायर। लक्ष्मी क्या समझ नहीं आया? बहुत सिंपल था लक्ष्मी, देखो बहुत आसान था भाई, फिर से समझ लो। समझ नहीं आया तो दोबारा बता देते हैं। देखो, हमने कहा हमारे पास एक राशि थी 100 रुपए, ठीक है ना? मुझे उसको कितना बनाना है? 300 रुपए बनाना है। वही तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये 300 कब बनेगी? और सवाल में देखा जाए तो वह राशि 10 सालों में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो 100 रुपए 200 रुपए बन गए। अब ब्याज कितना मिला? आपने 100 रुपए थे, आपके पास 200 रुपए बन गए 10 सालों में, तो ब्याज 100 रुपए ही बनाना। तो 200 में से आपने 100 रुपए घटाए, तो आपको 10 सालों में ब्याज कितना मिलता? 100 रुपए। तो हर 10 साल में आपको 100 रुपए ब्याज मिलता है, तो अगले 10 सालों में फिर 100 रुपए ब्याज मिला। तो ये कितना बन गया? अगले 10 सालों में 200 से 300 बन गया। तो टोटल 10 और 10 20 साल में 300 रुपए हो जाएंगे। 100 रुपए, यही तो पूछ रहा था, और वही आंसर है। अभी समझ में आ गया? हाँ लक्ष्मी, बता दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। यह खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखते हैं। 80 मीटर व्यास का वृत्ताकार पार्क है, ये हो गया वृत्ताकार पार्क। इसका व्यास कितना? 80। रेडियस कितनी हो जाएगी? व्यास बटा 2, तो 40 की रेडियस है। ये बात तो समझ में आ गई आपको? उसने कहा वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान। अब ये वृत्ताकार पार्क है ओके, अब इसके अंदर एक आयत भी बना, वर्ग भी बना है, तो वर्ग कितना होगा मैक्सिमम, उसको भी दिखा देते हैं आपको। देखो, जब भी किसी वृत्तक, आप देखो ये 40-40 का ऐसे है ना, तो ऐसे भी 40-40 होगा। अगर मैं इसकी भुजा बनाऊं ऐसे, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितने की हुई? आपने कहा 40 की। भाई ये 40 है तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये सब चारों 40 के हैं, तो ये भी तो 40 का ही हो गया। तो इसकी सारी भुजा कितनी हुई? आपने कहा 40 की। देख रहे हैं आप? ऐसे भी तो समझ रहे हैं कि भाई ये विकर्ण है यहां से यहां तक का, ये 40-40 का, तो इसका विकर्ण कितने का बना? 80 का बन गया ना। आप या तो ये मान लो कि इसका विकर्ण 80 का है ना, या आप ये मान लो कि इसकी वजह 40 की है। चॉइस ऑलवेज बी योर्स। तो क्या होता है, अगर मैं आपको बताएं, अब देखो इसका विकर्ण भी पता है आपको, 2 तरीके के फॉर्मूले पता होंगे। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं तो याद रखना, हमेशा अगर विकर्ण के आधार पर आप बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की, तो इट वुड बी विकर्ण का वर्ग अपॉन 2, ठीक है ना। तो यानी 80 गुणा 80 बटा 2, 40, 8 चौक 32, 100 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सी 1600 क्यों होगा? 1600 क्यों होगा भाई? अब 1600 बता रहे हो, वाई 1600 क्यों? ये विकर्ण है, ये मुझे थोड़ी पता है, आपको विकर्ण तो पता है। अब दोबारा समझो, मैं सवाल को फिर से बताता हूं। देखो, ये एक वर्ग है, ये इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण, तो ये 80 सेंटीमीटर का विकर्ण है। 80 के विकर्ण के बराबर होते हैं ना, हाँ दे देना बड़ा। विकर्ण 80 सेंटीमीटर के होते हैं ना। अगर आप सभी जानते हैं ना a√2 विकर्ण होता है, इसको ऐसे कर दूं
80। बात समझ में आ रही है? यही तो होता है वर्ग का विकर्ण की अगर हम बात करते हैं, इट विल बी a√2। बात समझ में आई? वो उस आकृति से देखा ना आपने, वर्ग का विकर्ण a√2 ही तो होता। अगर मैं a की बात करूं तो व्हाट इज ए, आपने कहा 80/√2, या आप कह सकते हैं √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ 80/2 इंटू √2, 40√2। तो इसकी एक भुजा जो है ना वो 40√2 की है। ठीक है, अब निकालो इसका क्षेत्रफल। अगर इसकी भुजा 40√2 है तो आप क्या करेंगे, a² तो होती है, तो 40√2 का स्क्वायर दैट इज 400/1600 मल्टीप्लाई बाई 2, 3200 मीटर स्क्वायर। अभी समझ में आ गया? या तो आप ऐसे कर लो, ये टिपिकल पड़ेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको वर्ग का विकर्ण पता है ना, डायगोनल पता है, तो सीधा होता है d²/2, वो उसका एरिया होता है। अगर आप डायगोनल की हेल्प से निकालेंगे तो d²/2 कर दो बस। क्लियर है? तो अब d²/2 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो d² कितना था 80, 80 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना हुआ 8 8 64 बटा 2 3200। अभी क्लियर हुआ दोनों तरफ से? आप ऐसे भी कर सकते थे, यही तो बहुत गलत करके आते आप सवाल को, बताया ना मैंने। फिर दोबारा समझो, ये एक वृत्ताकार मैदान है, मैक्सिमम यही तो बनेगा, इसका ऐसे और इसका ऐसे, तो ये 80 80 के, तो ये भी 80 का, ये भी 80 का। अब आपको विकर्ण मिल गया। अब वर्ग बनाना तो कैसे बनाओगे, यही तो बनेगा इसका वर्ग, जो उसके अंदर सबसे बड़ा मैदान है, जिसके विकर्ण 80 होंगे वो उसका वर्ग का मैदान निकला, और उसी का एरिया मैंने निकाल के बता दिया आपको। क्लियर है? नहीं, आज 6 बजे पिंकी क्लास नहीं है प्लस पर, आज सिर्फ 7:30 बजे क्लास होगा। ओके, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, ये रहा। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण बताओ क्या होगा। 240 की एक परीक्षा है जिसमें एक बच्चे ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण बताओ कितना होगा। तो देखते हैं आपका संगत कोण कैसे निकाल के बताते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस, यानी ये स्टैट्स का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, क्योंकि पाई आलेख आया है। और इससे पहले मैं पाई आलेख यानी पाई चार्ट के बारे में बता दूं। ये पाई चार्ट क्या होता है, एक वृत्त होता है। इस पाई चार्ट का मीनिंग एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर आप डिफरेंट चीजों को डिफरेंट पोर्शन से दर्शाते हैं ऐसे। अब यहां पर दो तरीके से सवाल होते हैं। एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर कि इसको कितने प्रतिशत कोण मिला है, और एक होता है परसेंटेज के आधार पर। अगर मैं एंगल की बात करता हूं, कोण की बात करता हूं, तो इस केंद्र पर बने कोणों का टोटल कितना होता है 360, तो वो उसका डिवीजन 360 डिग्री से होता है। अगर मैं बात करता हूं कोण के आधार पर, आप कोण निकालना चाहेंगे तो जो कोण का डिवीजन है ना वो किसके आधार पर होता है 360 डिग्री के आधार पर, क्योंकि एक केंद्र पर बने चारों तरफ कोणों का टोटल 360 डिग्री होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें परसेंटेज की, तो परसेंटेज क्या होता है, हमेशा परसेंटेज 100% को डिनोट करता है। तो ये टोटल पोर्शन आपको परसेंटेज में दिखाना हो तो 100% से उसको सर्कुलेट करते हैं। तो अगर आपको कोण पूछा है तो आपको कितने से डिवाइड करना है 360 से, परसेंटेज में पूछा है तो आपको 100 पोर्शन में डिवाइड करना। अब सवाल समझ लो क्या हुआ। एक कंप्लीट इस पाई चार्ट का जो पूरा वैल्यू है वो 240 अंक की परीक्षा है और एक बालक ने 52 अंक अर्जित किए हैं। तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा उसका। समझ में आ गया मनोहर जी कैसे हैं? तो आप क्या करेंगे, 52 अंक टोटल, फॉर एग्जाम्पल इसको 52 अंक मिले यहां पर अंक में, और आपको बताना इसको टोटल, तो 52 अंक को कितना एरिया घेरा उसने, 240 में से 52 अंक मिले, यही तो मिलेंगे। तो आपने कहा ओके, और आपको कन्वर्ट किस में करना, एंगल में, तो 360 की गुणा, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना भाई, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अब 2 से काट दे इसको, 21 दूनी 52, तो 21 थी 63, तो 63 डिग्री का वो कोण बनाएगा, यानी इसका कोण कितना होगा 63। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है कैसे हुआ है सवाल? तो इन सवालों में कंफ्यूज नहीं होना, ये यूपी टेट में आया हुआ सवाल है सारे, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देन हाँ, अगर ये परसेंटेज पूछता तो सवाल यही होता, सेम टू सेम, बस मैं इसमें एक 360 की जगह 100 की मल्टीप्लाई कर देता। गुड इवनिंग श्वेता, इज इट क्लियर? एनी डाउट? मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, मैंने डिटेल में समझा दिया है आपको। एक और सवाल चलो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। यदि P का P% 36 है
P का P% 36 हो तो P किसके बराबर है? थैंक यू डॉली। P का P% 36 के हो तो P किसके बराबर है? ओहो, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो सवाल आपके सामने P का वैल्यू बताना है आपको। अब देखो इस सवाल में है तो इतू सा सवाल, इतू सा, लेकिन प्रॉब्लम क्या करता है? आपसे करने में प्रॉब्लम करता है, होने में प्रॉब्लम करता है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखो समझो P, अब जैसे हम पढ़ते हैं ना, का मतलब गुणा, तो P का मीन्स गुणा P%, P% का मतलब कितना होता है? जहां भी ये निशान मिल जाए ना, मैंने बताया ना, जहां पर भी परसेंट का निशान मिल जाए इसका मतलब होता है गुणा 1/100। बस इतना याद रखना, 1/100 बराबर 36 है। कोई प्रॉब्लम? यही तो लिखा है, छोटी सी बात। P का P%, P का मीन्स गुणा परसेंट, जहां भी निकलेगा इस निशान को हटाओगे तो आप गुणा 1/100 करोगे, इतना सा काम करना होता है। अब क्या करें? तो P इंटू P² इज इक्वल टू कितना हो गया? 3600। भाई 36 में 100 की गुणा करोगे, इधर चला गया ना, ये 3600 हो गया। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ? आपने कहा 3600 का वर्गमूल जो होता है 60। तो P कितना है? 60। यही तो आंसर था। कितना आसान जवाब है। आप आसानी से कर सकते हैं सभी सवालों को, लेकिन बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है एंड यू कैन इजीली हैंडल ऑल द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? मैं पीछे हो जाता हूं, सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ओके, 78 है आकांक्षा। 78 कहां लिखूं भाई? आकांक्षा कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रही है? 78 इसी को? ओके, दोबारा समझ लो क्या बोला सवाल में। यदि P का P%, तो मैं इधर लिख देता हूं, P का P%, P का परसेंट मतलब 1/100, 36 है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? इतना सब काम करना था। फॉर्मूला याद करने के लिए कौन कह रहा है? यही है ना। अब इस 100 को मैं उधर भेज दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या हुआ? P में P की मल्टीप्लाई P² इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 100। तो P² कितना हो गया? 3600। अब P को निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3600 का वर्गमूल जो कि होता है 60। यही तो आंसर था। आकांक्षा क्या प्रॉब्लम है इस वाले में? चलो 1 मिनट रुकना, वेट ए मिनट, देख लेते दोबारा से। मैंने बता तो दिया ना पूरा आपको। ओके लेट्स सी, इरेज कर देते हैं इसको पहले। ओके, ओहो क्वेश्चन कहां चला गया? 1 मिनट रुको भाई, वेट ए मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है? ये समझ में आया पूरा यहां तक जो मैंने लिखा था? ये तो क्लियर है आकांक्षा? अभी देख लेते हैं, अगर कटिंग पटिंग में कुछ गलती होगी तो लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं जवाब क्या था। ये तो समझ में आया। मैंने क्या काम किया? 52 अपॉन कितना? 240 मल्टीप्लाई बाई 60, 360। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से काटे, 26 दूनी 52, 26 तिया 78 डिग्री। अच्छा पहले, अच्छा इसको मैंने 21 कर दिया था। ओके 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 ओके, इसको हमने 42 समझ लिया था। हाँ ओके ओके, डन 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 डन, हमने इसको 42 करके कर दिया था, ये 21 कर दिया था शायद मैंने, लेकिन ये 26 है। 78, बिल्कुल सही कहा आकांक्षा, एकदम आपने सही सोचा। हाँ ओके, दैट इज 78 डिग्री। इज इट क्लियर नाउ? अभी समझ में आ गया सबको? ओके आगे बढ़ूं मैं अब? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। तो 78, माफ करिएगा 78 इसका सही जवाब है। मैंने 42 लेके शायद कर दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। क्वेश्चन है, यदि 2352 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x मल्टी 3 टू दी पावर y मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 2352 के आपने 52 सामने लिखा हुआ, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 टू दी पावर z। आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। ओके लेट्स सी।
अब इस सवाल को करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सवाल फैक्टर में दिखा रहा है आपको, तो ऐसे सवाल मिलेंगे तो क्या करना, यदि इसमें फैक्टर 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 7 के भी होंगे, तो मैं क्या करूं, मैंने इस वाली संख्या के फैक्टर निकाले। फैक्टर कैसे निकाले अब देखते हैं। 2 3 5 2 के मैं फैक्टर कर रहा हूं यहां पर। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 1 2 1 कम 2 2 7 14 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 5 10 2 8 16 2 8 16, फिर दोबारा से करें 2 से, 2 दूनी 4 2 9 18 2 चौके 8, फिर 2 से करें, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 7 14। ओके क्लियर। अब 3 से काटें इसको, तो 3 चौके 12 3 7 21, 3 नाम 27, 3 चौक 12 3 नाम 27। अब 7 से काटें, 7 7 49, फिर 7 से काटें, 7 एकम 7। तो इसके ये फैक्टर बने, कितने बने, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, और 7 2 बार है तो 7 की पावर 2। इज इट क्लियर? ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गुड इवनिंग एकता जी, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या काम किया, मैंने रखा इसको इसके बराबर, क्योंकि उसने बोला है कि इसके बराबर रख दो। वो कितना था, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर y मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर z। अब देखो 2 की पावर x को कंपेयर करा तो x का वैल्यू कितना हुआ, आपने कहा 4। y को कंपेयर करा 3 के साथ तो y का वैल्यू कितना हुआ 1, और z को कंपेयर किया, z का वैल्यू कितना है, दैट इज 2। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, डन। पिंकी ने कहा डी ऑप्शन, नो। ओह नो कैसे भाई, कैसे जोड़ रहे हो भैया, 4 सही, तो सही से जोड़ो भाई, ऐसे कैसे करोगे। जल्दी से मैं कोशिश करूंगा आप जल्दी से जवाब दें मुझे, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपका जवाब एकदम सही है। यस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 और 1 7, तो मुझे इनका वैल्यू मिल गया ना, तो दैट इज 7। इज इट क्लियर फॉर ऑल, इट्स क्लियर नाउ। कैसे कर सकते हैं, एनी इशू, ओके। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, ओके वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, चलो। 100 के सभी समभाजकों की संख्या होगी, जितने भी 100 के समभाजक हैं, सम मीन्स इवन, फाइंड आउट ऑल द पॉजिटिव इवन फैक्टर ऑफ 100। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 100 के सभी समभाजकों की संख्या आपको बतानी है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले अच्छी तरह से। तो देखिए इस सवाल को भी समझ लेते हैं क्या होता है इसका जवाब। देखो 100 के पहले आप सीखो कि 100 के आप टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप 100 के भाजक निकालोगे 100, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1 गुणा 100। 1 मल्टीप्लाई में 100 एकम 100 होता है ना। अब 2 से देखेंगे, 2 गुणा 50, 3 से कटता नहीं, 4 गुणा 25, 5 से कटेगा 20 पंजे 100, 6 से कटता नहीं, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 250। यही टोटल फैक्टर्स है ना, टोटल फैक्टर यही होंगे ना, 1 100 2 50 4 25 5 20 और 10 250। उसने बोला है अब ये टोटल फैक्टर कितने बने। ओहो माफ करना मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा समझ लो। 100 को मैंने लिखा, 100 के कितने फैक्टर बने। एक तो हुआ 1 गुणा 100, 2 गुणा 50, 4 गुणा 25, 5 गुणा 20 और 6 से कटता नहीं, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं, 10 गुणा 10। दीज आर टोटल नंबर फैक्टर। तो 100 के टोटल फैक्टर कितने आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर वो पूछे 100 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, दैट इज 9। लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है
इवन नंबर्स, टोटल इवन होने चाहिए। तो इवन कौन कौन से हैं इसमें? देखो, 1 100 है, 2 3 4 5 और 6 जो मैंने व्हाइट में सर्कल किए हैं। तो टोटल कितने हैं जो इवन है? बाकी सब तो ऑड है ना, 1 भी ऑड है, 25 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, तो बाकी सब तो ऑड है ना। तो इवन कौन सा हुआ पता लगा? दैट इज द इवन। इवन 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इसके इवन फैक्टर हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो उसके 100 के हैं जो वो कितने हैं? दैट इज 9। इज इट क्लियर? ये सवाल ऐसे पूछ लेता है कि टोटल फैक्टर बताओ, टोटल ये बताओ। इसने इवन पूछा, कभी ऑड पूछ ले इसमें, तो ऑड कितने हैं? दैट इज 1 2 और 3 टोटल फैक्टर हैं जो ऑड हैं। 5 कैसे बने आकांक्षा? 1 2 3 4 5, मुझे तो 6 दिख रहे हैं। आकांक्षा मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा तो है, और कौन सा बनेगा? आकांक्षा कोई और भी बन रहा हो तो मुझे बता देना, हालांकि मेरे हिसाब से 6 ही आएंगे जो मैंने लिखे हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और, चंदन जी कैसे हैं? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ गया है ना? वेरी नाइस। चलो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 125 25 27 या 144? कितने आप क्यूब काट सकते हैं? हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी कट और कैन बी मेड ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर साइड क्यूब? तो सवाल आपके सामने, जल्दी से, सब लोग लेट हो जाते हैं जुड़ने में, जल्दी जुड़ा करो। कल सेशन 1 बजे होगा, ठीक है ना? तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करना 1 बजे। ओके, लेट्स सी। अब देखो, इस क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी तो होता है क्यूब, ये सारी बराबर है ना? इसको क्यूब बोलते हैं। अब इसकी एक भुजा है 15, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? आपने कहा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15। क्यों? क्योंकि किसी भी क्यूब का आयतन वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अब उसमें छोटा वाला एक ये था जिसकी भुजाएं कुछ इस तरह से थी। इसका कितना था? आपने कहा 3, तो इसका कितना हुआ? इसका वॉल्यूम कितना हुआ? ए क्यूब। यानी ये कितना हुआ? 3 × 3 × 3। यानी अगर मैं इस पूरे बड़े वॉल्यूम से इस वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, यानी इस बड़े वाले आयतन से छोटे वाले आयतन को डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ छोटे क्यूब पता लग जाएगा, है ना? तो क्या करें? तो इसको डिवाइड करने, चलो इधर करते हैं डिवाइड। क्या हुआ? दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन हाउ मच? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से काटा 5, 3 से काटा 5, 3 से इसको डिवाइड किया 5, और 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम 125 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई सबको? ऐसा कोई साथी जिसको समझ में ना आया हो? 27 क्यों बनेंगे? 125 आएंगे। 27 किस हिसाब से बता दिया आपने? ओके, ग्रेट, समझ में आ गई बात। कोई और बात हो तो यू कैन आस्क। आगे बढ़ें। इजी, क्लियर हो गया? और ये लाइक वाइक करते रहो। लाइक वाइक बड़े कंजूसी कर रहे हो आप। लाइक वाइक करने में, लाइक वाइक में कंजूसी किस लिए हो रही है? ओके, बढ़िया। एक और सवाल, चलो। 3 टू द पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको रिसेंटली पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते समय आपको याद रहना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम से सवाल को कैसे हल करते हैं, और दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल का आंसर क्या आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया था, एक सवाल मिलता है तो आपके सामने दिया गया है, दीजिएगा। 3 टू द पावर 1989 1989 हियर में 7 से भाग देने पर शेष बताना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर क्या हुआ, 7 से डिवाइड कर। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएं तो वो करना क्या है, आपको ऐसी संख्या इसमें से बाहर निकालनी है जिसको 7 से डिवाइड करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बने। तो 3 × 9 = 27 है। अब भी नहीं बनना क्योंकि 7 × 3 तो 21 होते हैं, है ना? 7 × 4 = 28 होते हैं। बन गया काम। क्यों? अगर मैं 3 की पावर 3 इसमें से निकालता हूं
तो वो होता 27, और 27 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो 7 चौके 28, तो मुझे एक वापस आना पड़ा ना, तो -1 मेरा रिमाइंडर बन गया। इट इज -1। तो अब अपने 3 1989 से बाहर निकाला तो कितना बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 3 9। यानी इसको मैं ऐसे लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसकी से में गुणा करोगे तो यही आ जाएगा अपॉन 7। इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 होती है 27, 27 की पावर कितना 6 6 3 अपॉन 7। अब 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 चौके 28, एक हो गया -1 टू दी पावर 6 6 3 अपॉन 7। अब क्या करें, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा -1 ही रहेगा, तो -1 अपॉन 7, और माइनस कभी रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर ऑलवेज भी प्लस, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो मैं क्या करूं, इसको इसमें से माइनस कर दूं, वही आपका आंसर है। अच्छा, आप में से किस किस को रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती, आप में से किस किस को रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती, बताओ मुझे जरा। आप में से कितने साथी हो जिनको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता है? तो मैं कल 1 बजे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन लूंगा आप लोगों को, तो मैं कल रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ा देता हूं आपको। ओके, डोंट वरी। तो कल जो 1 बजे सेशन होगा मैं उसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम के ही क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यूज होंगे। ओके डन, कल 1 बजे। तो भाई अब आज के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल 1 बजे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। और अगर आप इस सेशन पर नए हैं तो आपको बता दूं, हमारा बैच शुरू हो चुका यूपी टेट का, आप इस कंप्लीट कोर्स बैच कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगी पूरी स्टडी। 21 जुलाई से ये बैच कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें यूपी टेट के सभी धुरंधर आपके साथ मिलेंगे और आपको कंप्लीट यूपी टेट की प्रिपरेशन कराएंगे। ओके, तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा रेफरल कोड है LKR Live, आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं और आपको हर किसी मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आज जाकर के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। रोज का टाइम अब 1 बजे रहेगा, 4 दिन तक अब ये 1 बजे रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, नमस्कार।